नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं भैया बहनों तथा समस्त अभ्यर्थियों। मैं राहुल गर्ग शुक्ला आपको अपने इस यूट्यूब चैनल एसएसटी क्लास 10th और 9th में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको पर्यावरण विषय से संबंधित पहले अध्याय संसाधन एवं विकास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको ज्ञान प्राप्त कराएंगे। जैसा आपने पूर्व में ही अध्ययन करते चले आए हैं, उसके पहले आपसे एक अनुग्रह है कि आप हमारे इस वीडियो चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो प्रमुख हैं उसके माध्यम से कुछ ऐसे वन लाइनर प्रश्न हैं, कुछ ऐसे हेडिंगें हैं जिसके माध्यम से आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उसको आप समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहली हेडिंग है जिसमें से एक पहला वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन है, उसको आंसर के रूप में दिया गया है, उसको आप समझेंगे। पहला है, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती हैं, जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। ये आपने संसाधन की परिभाषा समझा कि जो प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए कि कपास से हम कपड़ा बनाते हैं, तो कपास प्रकृति के रूप में उपलब्ध है, जिसको हम इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में ले जाकर इसको प्रौद्योगिकी के रूप में हम, जो कि संभाव्य है, यानी वर्तमान के दृष्टिकोण से और भविष्य के दृष्टिकोण से यह संभाव्य स्थिति में है कि हम उससे धागा बनाकर कपड़ा बना सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे, जैसे गन्ने के द्वारा हम चीनी बनाते हैं, या तमाम जो फूल है उसके द्वारा शंड बनाते हैं। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्रौद्योगिकीकरण के द्वारा वर्तमान दृष्टिकोण से संभाव्य हैं, जिसमें आप पेट्रोलियम के द्वारा तमाम डीजल या पेट्रोल या अन्य चीज़ों को समझते हैं। इस तरीके से आप संसाधन को समझ पाए होंगे, जिसमें संभाव्य के रूप में यह देखा जाता है कि आने वाले समय में यूरेनियम के द्वारा विद्युत अधिक मात्रा में बनाई जा सकती है, या जो एक आंतरिक धरातल में छिपी हुई गैसें हैं उसको हम निकाल कर नए रूप में परिवर्तन करके प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसका हम भविष्य में प्रयोग करते हैं और कर सकते हैं, वही संभाव्य संसाधन कहलाता है। संसाधन का अर्थ ही यही है कि प्रकृति के द्वारा जो हमें प्रदत्त है, प्रदान है और मानवकृत है। तो यह दोनों चीज़ें आपका प्राकृतिक और मानवकृत मूल रूप से माने जा सकते हैं, जिसको आपने पूर्व में अध्ययन किया है विस्तारित रूप से। इसमें आप थोड़ा सा शब्दावली के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है, जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। अब यहाँ पर भी जैव संसाधन के बारे में वर्णन कर रहा है कि जीव मंडल वर्तमान में आप देखिए कि जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ या पूर्व काल से जो हमारे यहाँ वर्तमान या पूर्व काल से दोनों समय में आपको देखने को मिल रहे हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ एवं जीव जंतुओं का जो सम्मिश्रण होता है, यानी इसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जो एक दूसरे पर जीवन निर्भर करते हैं अपना, वे समस्त चीज़ें आप कह सकते हैं कि सब का सब संभाव्य संसाधन तो है ही है, और वह जैव संसाधन कहलाते हैं। यह भूमंडल पर जैव संसाधन कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाए कि इसे हम जैव संसाधन कैसे कह सकते हैं। तो पूरा का पूरा एक लाइन में आप समझा होगा कि जीव मंडल, जैव मंडल, जिसमें जीवन जीने की एक कला निर्भर करती है इस भूमंडल पर ही, जिसमें प्राणी, जीव जंतु, मनुष्य सब आ जाते हैं।
निर्जीव सजीव सब आ जाते हैं, उसी को हम जैव मंडल कहते हैं। इसी जैव मंडल पर जल मंडल भी देखने को मिलता है, जिसको हम स्थल मंडल के द्वारा देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्जीव वस्तुओं द्वारा, अगला पॉइंट है, निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। जो निर्जीव है, जिसमें कोई जान ना प्राप्त की जाती हो प्राकृतिक रूप से, उसको निर्जीव वस्तुओं द्वारा हम निर्मित करते हैं और उसको हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि जब हम मकान बनाते हैं तो उसमें ईंट पत्थर या अन्य वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है, परंतु बनता क्या है, उसके द्वारा एक मकान बन जाता है। तो उसमें किसी भी प्राकृतिक गुण को हम नहीं शामिल करते हैं, जिसे हम अजैव संसाधन कहते हैं, कि उसमें जैव मंडल से कुछ भी सजीव रूप में न लेकर निर्जीव रूप में लिया गया है। कुछ उसमें फर्नीचर से और भी चीज़ें होती हैं, परंतु उसमें सक्रियता अवस्था में नहीं होती, निष्क्रिय अवस्था में होती हैं वे, इसलिए उसको हम अजैव संसाधन कह सकते हैं। या कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र जिसका हम निर्माण कर रहे हों, या किसी पदार्थ का निर्माण कर रहे हों, जिसको हम अजैव संसाधन कह सकते हैं। अगले हेडिंग पर चलते हैं, अगली लाइन पर चलते हैं। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु, जल, सूर्य का प्रकाश आदि। कहने का अर्थ है वायु को हम कई रूपों में प्राप्त करते हैं, ठंडी वायु, गर्म वायु, या उसको पुनः चक्रण की अवस्था में देखते हैं। तो उसको हम किसी भी अवस्था में लेंगे वह हमारे लिए लाभकारी होगी और वह नष्ट नहीं होगी, इसलिए हम उसको नवीकरणीय कह सकते हैं, जिसका हम एक चक्रण के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसका अधिक से अधिक भंडारण देखने को मिलता है। सूर्य की प्रकाश की बात करें तो सूर्य का जो प्रकाश है वह एक चक्रीय अवस्था में है, जबकि वह हीलियम और हाइड्रोजन का एक मिश्रण है, परंतु वह एक चक्रीय अवस्था में है। जब हम सूर्य की किरणों को प्राप्त करते हैं तो वह हमारी ऊष्मा को अवशोषित करने लगता है और बाद में फिर उसी अवस्था में हमें प्राप्त होता है। तो यह कह सकते हैं कि यह ऊर्जा का एक ऐसा भंडारण है जिसके द्वारा हम उसको कई रूपों में प्राप्त करते हैं। जैसे आप समझेंगे कि मुख्य रूप से वर्तमान के दृष्टिकोण से आप समझिए कि हम सोलर पैनल का प्रयोग करते हैं और उसमें ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, तो वह भी एक नवीकरणीय संसाधन में हमें प्राप्त होता है, जिसको हम यांत्रिकृत करके प्राप्त करते हैं। यानी भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी, जिसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हों, उसी को हम नवीकरण या नवीकरणीय संसाधन कह सकते हैं। अगले चरण पे चलते हैं, अगली लाइन देखते हैं। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया सकता है, इनका निर्माण तथा विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर खनिज, अगर हम भूमि की खुदाई करते हैं तो उसमें से कई पदार्थ निकलते हैं, तो जैसे लोहा, पेट्रोलियम या अन्य चीज़ें, जिसको हम जिस स्थान से निकालते हैं तो वहाँ से उसका भंडारण नष्ट होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, अर्थात जिसमें एक असीमित भंडारण न होकर सीमित मात्रा में भंडारण होता है और जिसे पुनः उपयोग में नहीं लाया सकता है, एक बार में ही उपयोग में लाया सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जो लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के बाद होता है। बहुत समय तक जीवाश्म जब सड़ता है, पेड़ पौधे वनस्पतियां जब नष्ट होते हैं, तब एक पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण होता है, जिससे हम मिट्टी का तेल, डीजल या पेट्रोल बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निजी स्वामित्व वाले व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जो स्वयं से आप जिसका प्रयोग करते हैं, जिसका मालिकाना हक आपके पास है, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझेंगे कि आपके द्वारा किसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र का निर्माण किया गया तो उसके आप मालिकाना हक हो गए, इसलिए आप उसके स्वामित्व कहलाए। आपने किसी फील्ड किसी क्षेत्रफल को अपने कब्जे में ले लिया और उस पर अपना भू स्वामित्व दिखा रहे हैं तो वह आपका स्वयं का मालिकाना हक होगा। इस तरीके से आपका वह भू स्वामित्व अधिकार हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। किसी दुकान का निर्माण करना या किसी ऐसे औद्योगिक केंद्र का निर्माण करना या किसी ऐसे स्थान का निर्माण करना जिसके स्वयं आप हकदार होते हैं या आपके सामुदायिक रूप से ना होकर आपका व्यक्तिगत उस पर अधिकार होता है, उसको हम निजी स्वामित्व के या व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अगला है वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। यानी एक से अधिक लोग जिस पर अपना स्वामित्व दिखाते हों, जैसे चारागाह या एक ऐसा पर्यटक स्थल जिसमें सभी लोग भ्रमण करते हैं और कई लोगों के द्वारा मिलकर उसका निर्माण किया गया हो, उसको हम कह सकते हैं कि सामुदायिक संसाधन कहलाता है। अगली लाइन पर चलते हैं और समझते हैं। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हों राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधनों को राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रफल या ऐसे भौगोलिक सीमा वाले क्षेत्रफल जिस पर राष्ट्रीयता दिखाई जा सकती हो, जैसे हम कह सकते हैं कि जल मार्ग की बात करें तो एक बंदरगाह जब दूसरे बंदरगाह को जोड़ता है तो उसको हम राष्ट्रीय संसाधन के रूप में देखते हैं, जिसमें यातायात की क्रियाएं जन्म लेती हैं। और एक जो आपका बंदरगाह है जहाँ पर हम किसी भी जल मार्ग से किसी वस्तु को खरीदते हैं या व्यय करते हैं या क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, तो सिया पोर्ट जो बंदरगाह है वह राष्ट्रीय संसाधन के रूप में होता है और इसकी क्रियाओं को हम राष्ट्र हित के लिए करते हैं। इसमें हम हवाई यात्रा को भी शामिल कर सकते हैं। अगली बात है वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विद्यमान हो परंतु इनका उपयोग नहीं हो रहा है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। कहने का अर्थ है वही संसाधन जो किसी एक ही क्षेत्र में है परंतु उसको हम प्रयोग में नहीं ले पा रहे हैं। जैसे बिजली चमकती है तो जल पर टकराती है, तो उसके द्वारा किसी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, जिसको भूगर्भिक ऊर्जा भी हम कह सकते हैं, परंतु उसका वर्तमानिक दृष्टिकोण से कोई प्रयोग नहीं है। समय के साथ उसका प्रयोग बढ़ सकता है तो उसको हम संभावी कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो परमाणु शक्तियाँ हैं जो वर्तमान में विद्यमान है उससे हम बिजली बना सकते हैं या यूरेनियम से हम कई चीज़ें बना सकते हैं, परंतु वर्तमान में उसका प्रयोग बहुत अधिक नहीं देखने को मिल रहा है, आगे चलकर है, तो उसको हम संभाव्य संसाधन कह सकते हैं। आगे है वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित हो चुकी है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। कहने का यथार्थ है कि जो पूर्व काल से कई प्रयोग किए जा चुके हैं और प्रयोग करने के बाद उसको यथावत लागू किया जा चुका है, उन्हें विकसित संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताएं तो आप समझेंगे कि जिस प्रकार से आप किसी उद्योग का निर्माण किए हैं और वह उद्योग सफल हो गया, या किसी फैक्ट्री का निर्माण किए वह सफल हो गया, या हम कहें कि नदी जो योजनाएं देखने को मिलती है जिस पर हम बांध बनाकर या नदियों के ऊपर जब हम बांध बनाते हैं तो उसके द्वारा बांध बनाकर हम जल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं और वहाँ के क्षेत्र को विकसित करने के लिए हम विद्युत केंद्र भी बनाते हैं। तो यह प्रयोग करने के बाद सफल हो गया तो इसको हम यह कह सकते हैं कि ये विकसित संसाधन है जिसका प्रयोग निरंतर देखने को मिल रहा है, तो उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। अगली बात है या अगली लाइन है प्रकृति में उपलब्ध होने वाले वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन तकनीकी ज्ञान न होने
या पूरी तरह विकसित न होने के कारण पहुँच के बाहर हैं, भंडारण कहलाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुछ ऐसे पृथ्वी पर भंडारण देखने को मिलते हैं जो बहुत समय से हैं परंतु उसके बारे में हमें नहीं जानकारी है। जैसे अगर हम बताएं आपको तो सीमा सियाल निभे या क्रोड में आंतरिक भाग में चले जाएं तो सबसे ज़्यादा चुंबकत्व की क्रिया है, परंतु उस चुंबकत्व की क्रिया का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं परंतु भंडारण के रूप में है। या कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो भूमि के अंदर हैं परंतु हमें जानकारी नहीं है, उसको हम भंडारण के रूप में समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, अगली लाइन देखते हैं। सतत पोषणीय विकास इस तरीके से विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को हानि न पहुँचे तथा वर्तमान में किए जा रहे विकास के द्वारा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न हो, उसको सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अगला है संसाधन नियोजन ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके, उसे हम संसाधन नियोजन कहते हैं। संसाधन नियोजन का अर्थ है जिसका हम बहुत अधिक मात्रा में संरक्षण करें। जैसे हम ये देख पा रहे हैं कि पेट्रोलियम का तो प्रयोग बहुत अधिक है, परंतु पेट्रोलियम का हम या हमारे जो भावी आने वाले भविष्य को लेकर जो पीढ़ियां हैं वे उसका दुरुपयोग करना चाह रही हैं या दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको हम नियोजित कर लें तो हम यह कहेंगे कि वह संसाधन नियोजन कहलाएगा। या जैसे कोयले का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में विद्युत बनाने के लिए किया जा रहा है, तो कोयलों को अधिक से अधिक प्रयोग न लेकर कम प्रयोग करें। या पेट्रोलियम का दोहन हो रहा है अनैतिक तरीके से, उसको संरक्षित करें। या वनों को, जो वन बहुत अधिक मात्रा में कटते चले जा रहे हैं, जिसमें औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ोतरी की जा रही है, खेती करने के लिए वनों को नष्ट कर दिया जा रहा है। या जल, जो जल हमारा वर्तमान है, तो जल को हम ऐसे कभी भी नल या टोटी को खोल देते हैं जिसमें लगातार जल खुला छोड़ने के बाद बहता रहता है, तो वह भी उसके उपाय कर देना। या मृदा जो भूमि है उसके क्षरण को रोकने का प्रयास करना, ये समस्त कारण संसाधन नियोजन के टेक्निकल या तकनीकी विभाग के द्वारा नियोजित किए जा सकते हैं। यही महत्वपूर्ण संसाधन नियोजन के कार्य कहलाएंगे। आगे है संसाधन संरक्षण। संसाधनों का न्यायसंगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग, जिसे संसाधनों का अपव्यय न हो, उसी को हम संसाधन संरक्षण कहते हैं। नहीं बहुत अधिक व्यय होने से उसको बचाएं, अधिक व्यय न हो उसको बचाएं, तो उसको हम संसाधन संरक्षण कह सकते हैं। आगे है भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग्य न रह पाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है, जिसमें भूमि को निम्नीकरण का अर्थ है कि बहुत अधिक उपजाऊ भूमि न हो, उर्वरक क्षमता वाली भूमि न हो, तो उसको हम अगर नहीं प्रयोग में ले रहे हैं या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि योग्य न रह पाना, यानी मनुष्य के प्रयोग में तो है परंतु कृषि योग्य भूमि नहीं है, तो उसको हम भूमि निम्नीकरण कहेंगे। अगला है निवल अथवा शुद्ध बोए। निवल अथवा शुद्ध बोए या बोया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जहाँ वर्षा में एक बार या एक से अधिक बार कृषि की गई हो, उसको हम कहते हैं। जिसमें हम वर्तमान दृष्टिकोण देखें तो ज़्यादातर हमारे यहाँ गेहूं और चावल की फसल का प्रयोग होता है, जिसमें पंजाब और पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश की हम बात करें या छत्तीसगढ़ की बात कर लें या उड़ीसा की बात कर लें या महाराष्ट्र की बात कर लें, इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर ये खेती की जाती है। तमिलनाडु की बात कर लें तो इन सभी क्षेत्रों में यह 2 बार भी की जा सकती है। जैसे हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ 2 बार एक ही खेती को हम करते हैं, यानी चावल को 2 बार लगा लेते हैं, तो वह निवल अथवा शुद्ध बोई खेती में आता है। यानी एक वर्ष में एक से अधिक बार कृषि एक ही कृषि को हम कर लें या किसी एक से अधिक कृषि को भी हम कर लें, तब भी वह शुद्ध बोए गए क्षेत्र में ही आएगी। अगला है कुल बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रति भूमि को छोड़ना, यानी एक साल हम खेती करें और दूसरे साल उस खेत को छोड़ दें, ना बोएं उसमें कुछ, तो उसको हम कहेंगे
शुद्ध बोए गए क्षेत्र में प्रतिभूमि को जोड़ना या कुल बोया गया क्षेत्र। अगला पॉइंट है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि किसे कहेंगे? वह भूखंड जिस पर कुछ समय खेती नहीं की जाती और खाली छोड़ दिया जाता है उसको हम प्रतिभूमि कहते हैं। अगला है कि बंजर भूमि किसे कहा जाता है, या बंजर भूमि के क्या उदाहरण हो सकते हैं? हेडिंग के रूप में वह भूखंड जिस पर कोई पैदावार नहीं होती तथा वह जो पहाड़ी रेतीली अथवा दलदली होती है उस भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं। जिस पर कुछ भी उगाया न जाता रहा हो, बहुत समय के लिए छोड़ दिया गया हो तो उसकी उर्वरक क्षमता बिल्कुल नष्ट होती गई हो, बंजर हो गई हो, उसको हम बंजर का अर्थ है जिसमें कुछ भी न उपजाया जा रहा हो, अनुपजाऊ भूमि जिसको हम कहते हैं। लेटेराइट मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी से कटाव से निर्मित मृदा को हम लेटेराइट मृदा कहते हैं। मृदा अपरदन प्राकृतिक कारकों द्वारा मृदा का एक स्थान से हट जाना या अपक्षयित हो जाना और अपक्षय होने के बाद अपरदन की क्रिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान प्रभावित होने की क्रिया जो होती है मृदा अपरदन कहलाती है। अगली हेडिंग है इसमें उत्खात भूमि। उत्खात भूमि क्या होती है? प्रवाहित जल तथा पवनों के द्वारा किए जाने वाले मृदा अपरदन से उत्खात भूमि का निर्माण होता है। उत्खात भूमि प्रवाहित जल तथा पौने एक दूसरे से जब मिल जाते हैं तो मृदा को एक स्थान दूसरे स्थान ढकेलती हैं तो उसको हम उत्खात भूमि कहते हैं। चलिए इस पाठ्यक्रम में आप समझेंगे, इस आज की लेक्चर में इतना है कि आप प्रश्नों को समझें। अब इसमें अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को आप समझेंगे। इसके पहले आपने कुछ हेडिंगों के माध्यम से महत्वपूर्ण बातों को समझा और उसके बाद हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के साथ वर्णित करेंगे और उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी शामिल करें। हमको लगता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमें अलग से ही बनाना चाहिए, तो इससे हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न की जो श्रृंखला होगी वह एक स्तर से इस तरीके से होगी, एक लेसन से लेकर जितना भी है सब ऑब्जेक्टिव जितने भी लेसन का है एक एक वीडियो में आप एक एक इस तरीके से ऑब्जेक्टिव का एक अलग वीडियो बनेगा जिसमें आप समझ पाएंगे और उस लेक्चर में आप समझेंगे कि किस तरीके से हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। चलिए इस प्रश्न लाइन में और वृद्धि करते हैं और बात करते हैं कुछ अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को जो 1 या 2 नंबर के आते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से समझेंगे आप। चलिए पढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो आप समझेंगे उत्तर के रूप में कि जलोढ़ मृदा, इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। ये प्रश्न आप बहुत ज़्यादा परीक्षा में देखते होंगे आता है। जो हमारे पृथ्वी पर अगर हम अपने उत्तर भारत की तरफ देखें तो सबसे अधिक यह पाई जाती है और यह जो हमारी गंगा या यमुना नदियाँ हैं या नर्मदा है या ब्रह्मपुत्र हैं या जितनी भी नदियाँ हैं उसमें जो नदियाँ उत्तर भारत में बहती हैं जैसे यमुना है या गंगा है, कुछ ब्रह्मपुत्र का भी क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये नदियाँ जब एक स्थान से दूसरे स्थान बहती हैं और कहीं पर एक दूसरे को काटती हैं तो काटते समय एक ऐसा डेल्टे का निर्माण होता है, यह कह सकते हैं कि एक ऐसा क्षेत्रफल छूट जाता है जहाँ पर नदियों का जल बहता हुआ निकल जाता है। तो उस क्षेत्र में उपजाऊ भूमि बहुत अधिक मात्रा में होती है और यह नदियों के द्वारा ही लाई गई मिट्टी होती है जिसको हम खादर या बांगर कहते हैं, बांगर या खादर कहते हैं, जो अधिक उपजाऊ और पुरानी मृदा के रूप में देखने को मिलता है। यह हमारे उत्तर भारत में 42% से अधिक क्षेत्रफलों में पाई जाती है। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा भारत में होता है जिसमें गेहूँ, चावल, मक्का ये सभी चीज़ों का उपजाऊपन उत्पादन के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है? इस मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो काली, उत्तर के रूप में समझेंगे काली मृदा जिसको रेगर मृदा या रेगुर मृदा भी कहते हैं। जो काली मृदा जो होती है इसका निर्माण ज्वालामुखी के मैग्मा तथा आग्नेय शैलों के द्वारा हुआ। परंतु इसमें आप समझेंगे कि ये प्रश्न जो दिया गया है ये काली मृदा के लिए कम ठीक बैठता है, क्योंकि जो आपका लाल मृदा पाई जाती है या पीली मृदा वह ज्वालामुखी के मैग्मे के द्वारा बनी हुई है और काली मृदा का जन्म जो है
अवसादों से हुआ है, शैलों से टूटने से, विघटित होने से तो हुआ है, परंतु ज्वालामुखी के विस्फोट से नहीं हुआ है। तो आप समझेंगे कि काली मृदा जो होती है, जिसको हम रेगुर मृदा भी कहते हैं, जो कपास उत्पादन के लिए अधिक मानी जाती है, तो यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा के क्षेत्र में होती है और यह जल के साथ घुलने पर चिपचिपा हो जाती है, चिपचिपीपन हो जाता है, इसमें चिपचिपापन बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो इसलिए इसको हम काली मृदा या रेगुर मृदा कहते हैं। इसमें तीसरा अगला है प्रश्न, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारकों के नाम लिखिए। तो मृदा निर्माण के लिए क्या प्रमुख हो सकता है, तो उसकी बात कही जा रही है कि उच्चावच। उच्चावच का है अर्थ तापमान से, तो वहाँ का जो वातावरण है, तापमान है, उससे जनक शैल, जलवायु, वनस्पति, संस्तर शैल, ह्यूमस, समय, ये समस्त प्रमुख चीज़ें होते हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं मृदा के निर्माण में। उच्चावच में टेम्परेचर बहुत अधिक होना चाहिए। जनक शैल जो जन्म देने वाली कण होते हैं या पत्थर होता है, उस टूट टूट कर निर्माण करता है। या जलवायु, जलवायु का अर्थ है जल तथा वायु का मिश्रण, दोनों का मिला जुला संगठन सही होना चाहिए तापमान को ठीक करने के लिए। वनस्पति, वनस्पति कौन सी उत्पादन होगी वहाँ पर, तो मृदा को उत्पादित बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सस्तर शैलें, सस्तर शैलें भी उसका महत्वपूर्ण। ह्यूमस जो सड़ा गला पदार्थ होता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊपन होता है, उसको ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस सबसे ज़्यादा मात्रा में कीचड़ में पाया जाता है, जो सड़ी गली मिट्टी होती है। समय का बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता मानी जाती है कि समय सही नहीं रहेगा, यानी बहुत अधिक समय तक अगर मृदा को उपजाऊ नहीं बनाएगा, तो अभी हमने आपने चर्चा किया कि बहुत अधिक तक जब मृदा को हम छोड़ देंगे तो बंजर हो जाएगी, इसलिए समय के साथ उसको उपजाऊ बनाए रखना चाहिए। ये समस्त बातें मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चौथा प्रश्न आप समझेंगे, भारत में पाई जाने वाले विभिन्न मृदाओं में से किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो हमने आपको बताया कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में इसमें कई दिया गया है, तो इसमें आप उत्तर समझेंगे पहला जलोढ़ मृदा। तो इसमें तो कई मृदा पाई जाती है, इसमें दो ही की नाम लिखना है। तो इसमें काली मृदा, लाल व पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, ये समस्त मृदाएं भारत में पाई जाती है, जो 6 प्रकार की हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा उपयोगी मानी जाती है, जिसका सबसे अधिक भू क्षेत्र हमारे भारत में देखने को मिलता है 42%। अगला प्रश्न है पांचवा, वन मृदा की दो विशेषताएं लिखो। तो उत्तर है नदियों या नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिलटदार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों द्वारा होता है। यानी जो सिलटदार है या कण है, ढलान की तरफ से बहते हैं, तो उस तरफ से वन मृदा का निर्माण होता है। दूसरी बात इसमें आती है कि हिमालय के हिम क्षेत्रों में अधिक सिलिक तथा ह्यूमस रहित होते हैं। हिमालय का जो हिम, जहाँ बर्फीला क्षेत्र होता है, वहाँ अधिक सिलिक यानी अधिक ठंड पड़ती है, तथा ह्यूमस कहाँ से पाया जाएगा, जब वहाँ भूमि सड़ी गली नहीं होगी तो ह्यूमस पाना बिल्कुल नहीं, परंतु ठंडे वातावरण के कारण यहाँ पर ये चीज़ें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न तो इसमें कई हैं, इसमें हम आप समझेंगे केवल लघु उत्तरी तक समझेंगे, अति लघु उत्तरी तक समझेंगे। दीर्घ उत्तरी आपका इसमें जो है बाद में समझेंगे। चलिए समझते हैं। मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं हैं, रंग लाल और भूरा होता है, रेतीली और लवणी होती हैं, ह्यूमस और नमी की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। 7वां प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था। उत्तर है पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल करना। पर्यावरण दिवस आप समझेंगे कि जो 5 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हमारे जीवन में पेड़ पौधों को लगाना, जिसे हम अपने जीवन को विकसित करते हैं, उससे पेड़ पौधे को भी जीवन होता है, उसको वृद्धि में लाना। तो इस दिन से क्या हुआ था कि पृथ्वी में या पृथ्वी पर पेड़ पौधों को विकास में लाना था, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण, जिसमें हम परिधन आवरण का अर्थ है कि पूरा का पूरा जैव मंडल हम संरक्षित करेंगे, उसमें पेड़ पौधों को लगाएंगे, जल को बचाएंगे और जानवरों को, पशुओं को बचाएंगे, जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे, पूरा का पूरा कार्य इसमें देखने को मिलता है। इसी को हम
1992 से इसकी शुरुआत हुई। इसको पृथ्वी पर हम पर्यावरण संरक्षण के रूप में देख रहे हैं। 8वां प्रश्न है एजेंडा 21 क्या है? तो इसके उत्तर को देखेंगे कि एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। ये समस्त बातों को लेकर यह एजेंडा बनाया गया। 9वां प्रश्न है किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहां सोपानी कृषि, सीढ़ीदार कृषि की जाती है। इस प्रकार कृषि का क्या लाभ है? तो उत्तर है जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। यह मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, जो कि सीढ़ीदार कृषि वहाँ पर की जाती है। 10वां प्रश्न है और अति लघु उत्तरी का अंतिम प्रश्न है। लघु उत्तरी के बारे में हम आपको अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसमें समझेंगे ऐसी 2 मानवीय क्रियाएं लिखें जिनके द्वारा भूमि का निम्नीकरण होता है। तो उत्तर है अति पशुचारण, वनोन्मूलन दूसरा है, तीसरा है खनन, चौथा है अत्यधिक भौम जल का निष्कासन। इसके द्वारा हम मानवीय क्रियाओं को भूमि का निम्नीकरण कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप समस्त विद्यार्थियों ने 10 प्रश्नों को इसमें आदि लघु उत्तरीयों को समझा और कुछ महत्वपूर्ण हेडिंग के द्वारा आपने समझ पाए होंगे कि कैसे आप यह लेसन पूर्ण किया गया, जो कि संसाधन को लेकर था। इसमें संसाधन के बारे में समस्त बातों को वर्णित कराया गया और इसी तरीके से आपको हम नए रूपों में, नए नए तरीके से, नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से या नए PDF के माध्यम से आपको पूरा का पूरा SST जो कक्षा 9 और 10 से महत्वपूर्ण है विषय वस्तु को लेकर उपस्थित होते रहेंगे। तब तक आप इसका एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में जो ज्ञान के दीप को जलाने की बात है, जो कहा गया है कि एक ही दीप पूरे संसार को प्रकाशमयी कर देता है, भले ही वह स्वयं के लिए अंधेरा क्यों न प्राप्त करता हो। इस तरीके से कोई एक ही चिराग मनुष्य के जीवन में अंधकार को दूर करके प्रकाश का प्रादुर्भाव करता है, जिसके द्वारा वह अज्ञानी भी ज्ञानी बन जाता है। तो इस तरीके से आप इसका अध्ययन करते रहें और अध्यात्म के साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, वंदे मातरम।